नमस्कार सभी को। बीइंग इलेक्ट्रिकल के सीरीज़ में सीटी के बारे में डिस्कशन हो रहा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीटी के स्टार पॉइंट कनेक्शन के बारे में देखा था। इस वीडियो में उसी पॉइंट से आगे कंटिन्यू करते हुए अर्थिंग ऑफ सीटी सेकेंडरी जो होता है उसका अर्थिंग क्यों करते हैं इस बारे में जानेंगे, और सीटी का स्टार पॉइंट कनेक्शन टीवी में कैसे करते हैं। अभी तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो देखा था वो सिंबॉलिक था, प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली उसे कैसे हम लोग अर्थिंग में करते हैं, कनेक्शन कैसे करेंगे टर्मिनल बॉक्स में, ये हम लोग जो है इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या था कि ये प्राइमरी होगा किसी एक पर्टिकुलर फेज़ का, और ये सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी से जो दो टर्मिनल आए, जो भी हम रेशियो सेलेक्ट किया, ऐसा नहीं कि सेकेंडरी, मान लीजिए कि अगर हम इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव दिखाते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर, मान लीजिए ये कोर 1 है, किसी का कोर 1 की हम बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल जितने कोर इस्तेमाल किए जाते हैं, हर कोर के लिए जो है इंडिविजुअल अलग अलग जो है हमारे पास में कनेक्शन जो है निकल के आने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर सीटी के किसी कोर 1 की बात हो रही है। S1 S2 S3 S4 S5 5 टैपिंग्स है। S1 और S3 के माध्यम से कनेक्शन होना है। तो क्या आएगा हमारे पास बाहर में, सपोज यार ये बी फेज़ का है तो बी फेज़ का बी मार्क हो जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट कोर का है तो 1 मार्क हो जाएगा। उसके बाद ये S1 पॉइंट है तो S1 हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो निकला बी फेज़ है, फर्स्ट कोर है, दोनों कॉमन बात है ये, और ये S2 पॉइंट नहीं होगी, S3 पॉइंट है। तो एक साइड S1 हमेशा फिक्स रहता है, दूसरे साइड क्या करते हैं कि रेशियो के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेकेंडरी टैपिंग का सिलेक्शन कर लेते हैं, S2 S3 S4 या S5। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो है जो भी हमें रेशियो चाहिए था उसके हिसाब से हमने S3 का सिलेक्शन किया है। सेम तरीके से क्या करेंगे कि हम जो है किसी दूसरे के लिए दूसरे कोर का सीटी जो है सेम में एक सेम कॉन्फ़िगरेशन का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो है क्या करते हैं हम लोग कि हमें जिस रेशियो के लिए और जिस एक्यूरेसी क्लास के लिए जिस कोर का, सपोज कोर 1 जो है उसका सिलेक्शन जो है मीटरिंग के लिए हमने 0.2 एक्यूरेसी क्लास का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ भी जो है कोर, अगर यहाँ मान लीजिए कोर 2 ही है तो भी 0.2s का ही इस्तेमाल करेंगे। जो भी कोर हो 0.2s का इस्तेमाल करेंगे। टाइम बिंग जो है हम लोग कोर का नंबर चेंज नहीं करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। कोर 1 जी जो है 0.2s का उसी का इस्तेमाल यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ क्या है कि ये वाई फेज़, ग्रीन से हम लोग वाई फेज़ को दिखा रहे थे। वाई फेज़ का कोर 1 है तो 1 लिख दिया यहाँ पर। S1 सेकेंडरी 1 है और मल्टीपल टैपिंग्स यहाँ से निकली हुई है। इसमें भी जो है हम लोग मान लेते हैं कि S3 टैपिंग का इस्तेमाल हमने किया है। तो क्या हो जाएगा, वाई फेज़ का ही कोर 1 का S2 टर्मिनल ऐसा हो गया। सेम तरीके से रेड का भी अगर करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा। रेड में भी एक S1 ले लिया, रेड के लिए फर्स्ट कोर और S1, और रेड के लिए ही ये टैपिंग, तो रेड के लिए ही फर्स्ट कोर और S3, ये S2 लिखा गया है, इसको S3 कर लीजिए। ये S3 है बेसिकली। S2 वाला पॉइंट यहाँ पर है, S4 यहाँ पर है और S5 यहाँ पर है। तो बेसिकली क्या है, सेम केस R में भी हो जाएगा। S2 वाला पॉइंट यहाँ है, S3 यहाँ है और S4 यहाँ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास तीनों फेज के सीटी से जो है मेन कितने तार निकले, 2 तार R फेज के लिए, 2 तार Y फेज के लिए, और 2 तार जो है 2 तार B के लिए, 2 तार Y के लिए, 2 तार R के लिए, टोटल 6 वायर्स निकले। इन 6 वायर्स को जो है हम क्या करते हैं, सीटी जो हमारे पास फील्ड में ऐसे करके सेपरेटली माउंटेड रहता है, 1 सीटी 2 सीटी और 3 सीटी, 3 फेज सिस्टम की बात करें 3 सीटी माउंटेड है। और ये जब 3 सीटी के बाद जो है एक जगह पर कहीं जंक्शन बॉक्स उसका लगाते हैं, तो तीनों से केबल जो है इस जंक्शन बॉक्स में लेकर के आते हैं, और इस जंक्शन बॉक्स में यहाँ से कनेक्शन करके इसका स्टार पॉइंट बनाते हैं, और यहाँ से ले करके कंट्रोल पैनल में जाते हैं मीटरिंग या प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए। कंट्रोल पैनल में सीटी को हम उस तरीके से लेकर जाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब हम जाएंगे कहाँ पर, जंक्शन बॉक्स में, सीटी के जंक्शन बॉक्स में पहुँचेंगे तो वहाँ पे बेसिकली हमें 6 वायर्स मिलेंगे। R फेज़ के लिए 2 वायर्स, Y फेज़ के लिए 2 वायर्स और B फेज़ के लिए 2 वायर्स। ठीक है, 2 वायर मिलेंगे। क्या क्या रहेगा, R फेज़ के लिए फर्स्ट कोर था S1 और R फेज़ के लिए फर्स्ट कोर था S3। Y फेज़ के लिए सिमिलरली, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा बेहतर लगेगा। Y फेज़ के लिए फर्स्ट कोर के लिए S1, Y फेज़ के लिए फर्स्ट कोर के लिए S3। जो भी रेशियो डिज़ायर्ड था S1 S3 से पूरा हो रहा था तीनों सिटीज़ के लिए इंडिविजुअली, इसलिए जो है S1 और S3 टैपिंग का इस्तेमाल किए हैं। B फेज़ के लिए सेम तरीके से B फेज़ के लिए S1 और B फेज़ के लिए S3, 3 इस्तेमाल हुआ।
अब बात आ जाती है कि स्टार पॉइंट किधर बनाना। 6 तार से हमें 4 तार बनाना। 6 तार में से 3 तार इंडिविजुअली जो है S1 या S3 हर में से निकलेगा। S1 S3 S1 S3 S1 S3 हर में से निकलेगा। तो 6 तार में से 3 तार जो इंडिविजुअली निकल जाएंगे फेज आउटपुट को डिनोट करने के लिए, और एक जो है स्टार पॉइंट बन के न्यूट्रल को डिनोट करेगा। अभी जो हम लोगों ने इसके पहले देखा था इसमें यही चीज़ हो रही थी ना कि एक एक सिरा जो है सबका एक पॉइंट पे लाके शॉर्ट हो जा रहा था, और ये शॉर्ट जो है ये न्यूट्रल बन के निकल जा रहा था। और दूसरा सिरा, तो ये जो दूसरा सिरा फेज के लिए निकलता था ये जनरली क्या रहता था, हायर पोटेंशियल वाला रहता था। तो होता सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि स्टार पॉइंट किधर करे, S1 के तरफ करे या एक्सेप्ट S1। S3 नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि S3 के बजाय जो है ये S2 भी हो सकता था, S4 भी हो सकता था, S5 भी हो सकता था, इसलिए इसको एक्सेप्ट S1 बोल रहा हूँ। तो S1 के साइड में करना चाहिए हमें स्टार पॉइंट, या S3 के साइड में करना चाहिए, एक्सेप्ट S1 के साइड में करना चाहिए। ये बात कैसे आइडेंटिफाई होगी, तो स्विच यार्ड के कंडीशन में या जनरली जो है जहाँ पर बाइलेटरल नेटवर्क की बात होती है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर फीडर से करंट इनटेक भी हो सकता है और करंट बाहर भी भेजा जा सकता है। उस केस में क्या होता है कि एक जनरल जो हम स्टैंडर्ड मानते हैं, सपोज ये एक बस बार बनाया, यहाँ से जो है हाई लेवल आइसोलेटर एक है, फिर एक सर्किट ब्रेकर है, फिर एक हाई लेवल नहीं सॉरी लो लेवल आइसोलेटर है, फिर एक सर्किट ब्रेकर है, फिर एक आइसोलेटर है, और उसके बाद जो है ये पर्टिकुलर कोई फीडर आउटपुट हुआ है। अगर ये 2 बस का सिस्टम है तो एक ट्रांसफर बस से इसको कनेक्ट कर दीजिए। अगर 1.5 बस का सिस्टम है तो इसके आगे और जो है बे एक्सटेंड होगा सेकंड ब्रेकर के लिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि मेन बस हमारा पावर सप्लाई का, और ये जो है ट्रांसफर बस हमारे पावर सप्लाई के लिए है। ये जो फीडर आउटपुट जा रहा है इसी फीडर में सीटी लगा दी है कुछ केसेस में। कुछ केसेस में क्या करते हैं कि ये सीटी वहाँ लगाने के बजाय सीटी ब्रेकर के पहले इन बे भी लगा देते हैं। ये इन बे मतलब टुवर्ड्स द बस बोलते हैं। ब्रेकर्स बेसिकली देखते हैं, ब्रेकर के से अगर सीटी जो है ये मेन बस की तरफ है तो टुवर्ड्स द बस बोल देते हैं, और ब्रेकर से अगर सीटी जो है फीडर की तरफ है तो टुवर्ड्स द फीडर बोल देते हैं, या टुवर्ड्स द लाइन बोल देते हैं, ठीक है ना, या टुवर्ड्स द लोड भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि कैसे पता चलेगा कि भाई करंट किधर जा रहा है। बाइलेटरल नेटवर्क है, इस सीटी को या इस सीटी को जब भी दिखेगा तो करंट इधर भी जाता दिख सकता है, इधर भी जाता दिख सकता है। तो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए क्या किया जाता है कि हमेशा पावर जो है वो बस से आउटपुट माना जाएगा, हमेशा पावर जो है बस से आउटपुट माना जाएगा। और अगर सही तरीके से किया जाए काम तो हमेशा जो है P1 से P2 की ओर करंट जाता हुआ दिखेगा एज पर द एजम्पशन। एक्चुअल नेटवर्क में जो है P2 से P1 भी आ जाएगा, ठीक है ना, कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे यहाँ है हमेशा P1 इधर आएगा और P2 इधर आएगा। इससे क्या होगा, हमेशा P1 से P2 की ओर जाएगा, और जो बाई डिफ़ॉल्ट हमारा हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो सेकेंडरी का आउटपुट निकलेगा, इसका आउटपुट क्या, एक S1 और एक S2 निकल जाएगा। तो एक S1 आया, एक S2 आ गया, तो ये S2 हो गया, ये S1 हो गया। मतलब जब हम क्या देखे थे कि पावर P1 से P2 की ओर जाता है और सेकेंडरी टर्मिनल S1 S2 की बात हम करते हैं, तो जब हम एक्सटर्नल लोड यहाँ से कनेक्ट करेंगे, कोई एमीटर या कोई एक्सटर्नल लोड कनेक्ट करेंगे, तो S1 से S2 की ओर करंट जा रहा है, मतलब S1 हायर पोटेंशियल पे, S2 लोअर पोटेंशियल पे। इसका मतलब क्या है कि S2 वाला जो है लोअर पोटेंशियल पे होता है डिफ़ॉल्ट अजम्पशन के अंतर्गत, तो हमेशा जो है S2 वाले को हम स्टार पॉइंट करते हैं। तो S2 बोलिए या एक्सेप्ट S1 बोलिए, तो क्या करेंगे, इसका एक्सेप्ट S1, इसका एक्सेप्ट S1 और इसका एक्सेप्ट S1, ये 3 को एक साथ कनेक्ट किया और यहाँ से जो है एक अलग वायर निकाल दिया। इस वायर का नाम हमने दे दिया क्या, न्यूट्रल, ठीक है। ये वायर न्यूट्रल का वायर हो गया। फेज़ का वायर जो है इंडिविजुअली तीनों से अलग अलग, आर फेज़ के लिए अपना फेज़ का वायर निकल गया, वाई फेज़ के लिए अपना, और बी फेज़ के लिए अपना फेज़ का वायर निकल गया, ठीक है। वाई फेज़ के लिए भी अपना एक अलग वायर निकल गया। अब है कि इसका पर्पस, चूँकि 0.2S की बात कर रहे थे तो हम मीटरिंग का इसमें बात कर रहे हैं, तो डी लगा देंगे सब में। जो आउटपुट निकलेगा उसका फिर रूल क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर यही बैकअप प्रोटेक्शन ओवर करंट या अर्थ फॉल्ट होता तो सी हो जाता। अगर स्पेशल प्रोटेक्शन या बस बार प्रोटेक्शन होता तो ए हो जाता, ठीक है ना। बस बार प्रोटेक्शन में भी बी इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं पर उसमें ए भी इस्तेमाल कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या मीटरिंग की बात कर रहे हैं तो मीटरिंग के कनेक्शन के लिए क्या कर लेंगे इसको, तो क्या हो गया, D11 D31, R का 11, Y का 31 और B का 51, ठीक है। और न्यूट्रल है तो D71। आई होप कि स्टार पॉइंट जो है बनाना काफ़ी इजीली जो है समझ में आ गया होगा। अब चलिए, जब ये अर्थिंग की बात हो गई तो कनेक्शन की बात हो गई, सॉरी। अब चलिए, जब ये कनेक्शन की बात हो गई तो अब जो है बात करते हैं कि ये सोर्स हो गया, ये सीटी का सेक्शन है, ये सोर्स हो गया। सीटी के सेक्शन से लोड के सेक्शन, लोड मतलब क्या, ये जो 3 कॉइल दिखाए गए हैं, ये 3 कॉइल बेसिकली किसी मीटर के कॉइल हो सकते हैं। मतलब क्या, करंट का मीटर का कॉइल हो सकता है, मेगावाट मीटर का कॉइल हो सकता है, एनर्जी मीटर का कॉइल हो सकता है, या ऐसा कोई भी मेजरिंग या कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रिले हो गया, मेजरिंग और प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट है, और मीटर वगैरह जो है मॉनिटरिंग एंड
कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है। मीटर जो एक्चुअली कंट्रोल नहीं करता है, बट मीटर कंट्रोलिंग यूनिट को सिग्नल देता है, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा का जो है वो बोध कराता है। तो ये कॉइल ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है जिसको सीटी के सेकेंडरी की ज़रूरत है, ठीक है। चूँकि यहाँ स्टार पॉइंट से कनेक्शन किया हुआ है, लोड एंड पे स्टार पॉइंट कनेक्शन कर दिया, तो क्या है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझने में हमें आसानी होगी, ठीक है। ये सेक्शन जो छोटा बनाया गया है ये लोड के लिए बनाया गया है, ये सेक्शन जो सोर्स के लिए, सोर्स मतलब सीटी और लोड मतलब जो है कोई मीटर। अब क्या है, आर फेज में जो करंट डेवलप होगा वो क्या है, इस रास्ते से आर फेज का करंट जाएगा यहाँ लोड के आर फेज में, ठीक है। यहाँ अगर मान लीजिए 0.5 एम्पेयर 600 बार 1 का सीटी है और 300 एम्पेयर करंट चल रहा है, तो 0.5 एम्पेयर यहाँ से आर फेज में जाएगा, यहाँ से 0.5 एम्पेयर वाई फेज में बी फेज में जाएगा, यहाँ से 0.5 एम्पेयर वाई फेज में जाएगा। वाई कलर नहीं है, इसको ग्रीन से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि ये तीनों, अब क्या है कि अगर ये तीनों बैलेंस्ड है, ठीक है ना, अगर इसके प्राइमरी सर्किट में करंट बैलेंस्ड है तो इसके सेकेंडरी में भी करंट बैलेंस आएगा, तो यहाँ भी जो है बैलेंस करंट लोड एंड पर भी अपीयर होगा, तो न्यूट्रल के पास जाकर के जीरो हो जाएगा। तो अगर जो है परफेक्टली बैलेंस्ड है तो न्यूट्रल्स के वायर में कोई करंट आपको मिलना ही नहीं चाहिए एब्सोल्युटली। जब यहाँ मेजर करेंगे तो न्यूट्रल के वायर में जीरो करंट मिलेगा, ठीक है ना। अगर परफेक्टली बैलेंस नहीं है यहाँ सोर्स एंड पर ही, तो लोड एंड पर भी क्या है, ये लोड एंड पर क्या है ना, ये रेगुलेट नहीं करता है। जैसे नॉर्मल जो हम लोग एसी प्राइमरी सर्किट में पढ़ते हैं कि जो है रेगुलेट करता है लोड को, रेगुलेट लोड जो है करंट को रेगुलेट करता है। यहाँ जो है ये बर्डन करंट को रेगुलेट नहीं करता, ये करंट सोर्स है, ये जितना देगा उतना ही ये रीड करेगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली जो एसी सर्किट वगैरह में पढ़ते हैं वो क्या है, एक एसी सर्किट लगा दिया, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया तो जो करंट का मान है, और दो बल्ब लगा दिया तो जो करंट का मान है, इन दोनों में जो है अंतर हो जाएगा। मतलब लोड जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट का ड्रॉल बढ़ेगा और वोल्टेज इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये सीरीज़ कनेक्शन है, अगर ये पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्टेज सबके अक्रॉस एक सेम रहेगा, जैसे हम लोग घरों में करते हैं, और सब में जो है करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा और करंट बढ़ते जाएगा, मतलब करंट एडअप होगा, इस सोर्स से करंट का ड्रॉल बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या, ये पोटेंशियल सोर्स है, इसलिए लोड जो है ड्रॉ कर रहा है यहाँ से करंट, ठीक है। अपने लोड के हिसाब से करंट का ड्रॉल जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस जगह पर क्या है, इस जगह पर हमारे पास में क्या है कि ये करंट का सोर्स है, ठीक है ना। तो करंट सोर्स जितना करंट देगा उतना ही ये लोड जो है रीड करेगा। अभी सीरीज़ में ज़्यादा हो कम हो, ये अभी एक ही दिखाया है। मान लिया कि इसमें जो है एक से ज़्यादा लोड कनेक्ट करना है, तो अगर ये पहला वाला ये वन सेक्शन मान लीजिए एमीटर का हो गया, तो आर फेज का मीटर, वाई फेज का मीटर, बी फेज का मीटर तीनों हो जाएगा। इसी लोड में जो है एक और कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर जो है ये बी फेज का जो है ये क्या हो गया, इसी के बीच में है, ठीक है ना। ये बी फेज का जो है क्या हो गया, आपका ट्राईवेक्टर मीटर का कॉइल हो गया, ये वाई फेज का ट्राईवेक्टर मीटर का कॉइल हो गया, ये आर फेज का ट्राईवेक्टर मीटर का कॉइल हो गया। मतलब इसी सीरीज़ में सबको करते जाएंगे। ये वायर निकालेंगे, पहले ट्राईवेक्टर मीटर के सीटी से गुजारेंगे, फिर जो है हम मीटर के सीटी से गुजारेंगे, और जब हमारा सारा लोड जो है कंप्लीट हो जाएगा कनेक्ट करना, तो हम जाके स्टार पॉइंट लोड एंड पर बना देते हैं, ठीक है ना। ये पैनल के वायरिंग में और बेहतर हमें समझ में आएगा। तो अभी क्या बात कर रहे थे कि अगर परफेक्टली बैलेंस्ड है तो न्यूट्रल में जो है जीरो करंट चलेगा। अगर कुछ इम्बैलेंस है तो न्यूट्रल में ये करंट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल में रिवर्स हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर आर फेज के प्राइमरी सर्किट, जो आर फेज के जो प्राइमरी सर्किट, उसमें जो है कुछ फॉल्ट हो गया। जब कुछ फॉल्ट हो गया तो फॉल्ट का नतीजा क्या होगा कि इसमें जो है इनॉर्मस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करंट आने लगेगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वोल्टेज जीरो हो जाएगा, सारा पोटेंशियल जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपीयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि करंट बहुत बढ़ जाएगा। तो आर फेज का करंट बहुत बढ़ा तो उसके सेकेंडरी सीटी आर फेज का बढ़ा। अब वाई और बी तो नॉर्मल चल रहे थे, लेकिन आर वाला अचानक से बढ़ गया, तो आर फेज में करंट बढ़ जाएगा। लोड एंड जो है प्रभावित नहीं करता, बस रीड करता है, ये चुपचाप मूक दर्शक जैसा रहता है, और ये सिर्फ सिग्नल को रिले करता है कि इतना करंट बढ़ रहा है, इतना करंट घट रहा है, बताता है, और कुछ करता नहीं है, ठीक है। ये प्रभावित नहीं करता है। अनटिल के सैचुरेशन वाली बात हो तो भी ये क्या है कि ये अपना आउटपुट में प्रभावित करता है, इसके इनपुट को, अपने इनपुट को प्रभावित नहीं करता है, मतलब सीटी के आउटपुट को प्रभावित जो है लोड एंड नहीं कर सकता है। तो क्या हो जाएगा कि आर का करंट बढ़ा, वाई और बी वैसा ही है, तो लोड एंड पर क्या मिलेगा कि आर का करंट ज़्यादा मिलेगा, वाई और बी, तो इसका मतलब क्या है, अब नॉर्मल मिलेगा। जब अब नॉर्मल मिलेगा तो वही अब नॉर्मल जो है तीनों जो परफेक्टली बैलेंस नहीं है, तो यही न्यूट्रल से वापस इधर आएगा, न्यूट्रल से वापस आएगा। और जो एक्स्ट्रा करंट, मान लीजिए एक बैलेंस करंट था और फॉल्ट के चलते 5 एम्पेयर इसमें हो गया, तो 4 एम्पेयर का एक्स्ट्रा करंट हुआ, तो ये 4 एम्पेयर जो है यहाँ से इस सर्किट में घूम करके आएगा, ठीक है। अब जो रिले लगे होते हैं वो इन्हीं में से कोई एक कॉइल रिले का होगा, और वो सेंस कर जाएगा कि आर फेज में 4 एम्पेयर एक्स्ट्रा करंट चल रहा है, बाकी दोनों के कंपैरिजन में जो है एक 4 एम्पेयर ज़्यादा चल रहा है। अगर अर्थ फॉल्ट रिले लगा है तो यहाँ लगा होगा, और ये बता देगा कि न्यूट्रल में जो है 4 एम्पेयर ज़्यादा चला, मतलब बैलेंस जो है वो टूट चुका है, और इम्बैलेंस की वजह से जो है 4 एम्पेयर ज़्यादा लगा। इसमें ग्राउंडिंग का कोई रोल नहीं होता है, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। अर्थिंग का कोई रोल नहीं होता है। प्रोटेक्शन सिस्टम या सीटी के आउटपुट को रिलेज या मीटर के साथ में कनेक्ट करने में अर्थिंग का कोई रोल नहीं होता। अर्थिंग सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, और वो ये कि ये
जो प्राइमरी सर्किट जो ऐसे ब्लैक से हम दिखा रहे हैं और ये जो सेकेंडरी सर्किट रेड से या ब्लू से या ग्रीन से दिखाया हुआ है, अगर किसी कारण से सीटी के भीतर फॉल्ट होता है, उसका इंसुलेशन ब्रेकडाउन होता है, ओवर हीटिंग होती है, किसी पॉइंट पर कोई कनेक्शन जो है लूज रह जाता है, स्पार्क होता है, फ्लैश ओवर होता है, ऑयल का ब्रेकडाउन होता है, फिजिकल डैमेज होता है, पोर्सिलिन ब्रेक होता है, किसी भी कारण से इस प्राइमरी से के संपर्क में अगर सेकेंडरी आ जाए या प्राइमरी के रिस्पेक्ट में सेकेंडरी का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए, तो जो हाई पोटेंशियल अपीयर हो जाएगा सेकेंडरी पर, प्राइमरी तो बहुत हाई पोटेंशियल पर है और सेकेंडरी जो है वो कम पोटेंशियल पर, सेकेंडरी का वायर ही आया हुआ है कंट्रोल रूम में इस्तेमाल के लिए यूजर के कंट्रोल पैनल पर, तो जो प्राइमरी का इतना हाई वोल्टेज आ जाए, ये हाई वोल्टेज जो है कंट्रोल रूम में जाके यूज़र को डैमेज करने के बजाय एक पॉइंट पर अर्थिंग क्या है उससे ग्राउंड में चला जाए। अब ग्राउंड में क्यों चला जाए? क्योंकि प्राइमरी सर्किट जो है किसी न किसी एंड पर किसी ट्रांसफार्मर से आ रहा है और उस ट्रांसफार्मर का जो है वो न्यूट्रल क्या है? ग्राउंडेड है। और उस ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल क्या है? ग्राउंडेड है। ठीक है ना? तो इसी लेकर के अर्थिंग सिर्फ एक पॉइंट पर होनी चाहिए और इस न्यूट्रल वायर में होनी चाहिए। अब होनी चाहिए मतलब ऐसा यहाँ दिखा, इसका मतलब नहीं कि इसी पॉइंट पे एग्जैक्ट कर देना है, इस जगह पर करने के बजाय यहाँ जहाँ पर टीवी पर स्टार पॉइंट बनाते हैं, मतलब इस केस में देखिए जो प्रैक्टिकल केस है तो क्या हो जाता है कि न्यूट्रल जो है स्टार पॉइंट में 1 2 3 तीन जगह है, तीन में से कहीं, चूंकि तीनों एक ही पॉइंट हो गया शॉर्ट कर देने के बाद, तो तीन में से कहीं निकाल करके इसको ले जा करके आप ग्राउंड कर दीजिए। और सिंगल पॉइंट ग्राउंडिंग होनी चाहिए पूरी सर्किट में। सीटी का जो ये पूरा सर्किट हम दिखा रहे हैं इसमें सिंगल पॉइंट ग्राउंडिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर इस पॉइंट पर कर दिया तो दोबारा यहाँ नहीं करेंगे, अगर 2 पॉइंट पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सोचिए एक बार, 2 पॉइंट पर अगर आप कर देंगे तो कोई दूसरा ग्राउंड करंट जो प्राइमरी में किसी फॉल्ट की वजह से चल रहा होगा, जब वो अपने ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल की ओर जा रहा होगा जहाँ से उसे पावर फीड हो रहा, तो क्या होगा कि इस ग्राउंडिंग से ऊपर चढ़ेगा, इस न्यूट्रल से गुजरेगा और फिर इस ग्राउंडिंग से नीचे। ये भी एक पैरेलल पाथ है। न्यूट्रल का जो वायर है, जो सीटी सेकेंडरी का अपना इनहेरेंट वायर है, इंडिजेनियस वायर है, ये वायर जो है प्राइमरी सर्किट के फॉल्ट को प्राइमरी सर्किट के फॉल्ट करंट को कैरी करने के लिए नहीं बना। ये सिर्फ और सिर्फ सीटी के इम्बैलेंस करंट को कैरी करने के लिए बना है। इसके थ्रू भी ग्राउंड का कोई जो है स्पूरियस करंट, कोई दूसरा फॉल्ट का करंट जा रहा होगा, वो क्या करेगा? इस ग्राउंड से इन करेगा और यहाँ से आउट कर जाएगा। अगर इस बीच में आपका रिले लगा हुआ है तो ये रिले जो एक्चुएट कर जाएगा बेवजह का, जबकि इन तीनों में कोई इम्बैलेंस नहीं हुआ, फिर भी ये रिले एक्चुएट कर गया एक्सटर्नल फॉल्ट की वजह से। इसीलिए डुअल ग्राउंडिंग जो है बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ग्राउंडिंग सिर्फ एक जगह पर है। अब क्या है कि फॉल्ट होने की संभावना, इंसुलेशन लॉस होने की संभावना किस पॉइंट पर है? जहाँ पर सीटी है, तो सीटी का जेबी में ही प्रेफरेबली ग्राउंडिंग किया जाना चाहिए। सीटी के जेबी में प्रेफरेबली ग्राउंडिंग किया जाना चाहिए, सो दैट कि अगर इंसुलेशन का फेलियर होता है, किसी तरह का यूज़र को हजार्ड हो, रिस्क हो, तो वो यहीं पर ग्राउंड होकर के रह जाए। अब है कि यहाँ पर ग्राउंड होकर रह जाए और यहाँ पर ग्राउंड हो जाए और ये जो इधर क्यों ना जाए? तो सिंपल बात है भाई, जो प्राइमरी सर्किट है आपका, जो कि आपका अर्थ फॉल्ट ले रहा है, वो बेसिकली प्राइमरी सर्किट किसी न किसी तो ट्रांसफार्मर से आ रहा होगा ना, किसी न किसी ट्रांसफार्मर का आउटपुट होगा। मतलब इस ट्रांसफार्मर के भीतर भी ये जो है आउटपुट है, इसका न्यूट्रल कहीं ग्राउंड है, तो ये जो आउटपुट आपका निकला, ये निकला और ये निकला, ये 3 फेज निकला। आर फेज में हमने कहा अर्थ फॉल्ट हुआ, तो जब आर फेज में अर्थ फॉल्ट हुआ तो इसका फॉल्ट करंट जो है वो वहाँ से क्या करेगा? चल करके वापस इसमें रीच करना चाहेगा, है ना, तभी ना करंट बहेगा, अदरवाइज तो फॉल्ट करंट होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो सीटी का सेकेंडरी सर्किट है ये इस हिसाब से काम नहीं करता। बहुत लोग कहते हैं कि अगर ये अर्थिंग नहीं करोगे तो प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा। मेरे समझ में तो ये बात नहीं है। अगर आप में से किसी के समझ में ये बात आज तक आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के जरिए, या अगर इस कॉन्सेप्ट में कुछ मिस्टेक है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी जानकारी और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है ये अर्थिंग सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, यूज़र के प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सीटी के फंक्शनैलिटी, रिले के ऑपरेशन या मीटर के रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट पर जब अर्थिंग करेंगे तो कोई भी करंट जो सोर्स से निकल के लोड की ओर जा रहा है और वापस घूम करके इम्बैलेंस करंट सोर्स में आ जा रहा है, अगर बैलेंस है तो यहीं पे 0 हो जाएगा और वापस घूम के आ जाएगा। अगर इम्बैलेंस है तो उसको अर्थिंग से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी जब तक सिंगल पॉइंट अर्थिंग है तब तक करंट अर्थिंग में जाएगा ही नहीं। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड सिस्टम हमारे पास होता है उस स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या है? सिंगल पॉइंट अर्थिंग है। और जब आप क्लैम्प मीटर ला के देखेंगे तो आपको न्यूट्रल में कुछ करंट जरूर दिखेगा, फेज में ऑब्वियसली करंट्स दिखेंगे, लेकिन इस ग्राउंडिंग में अगर आप लगा के देखिएगा तो यहाँ पर आपको करंट नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिंगल पॉइंट अर्थिंग है। कोई भी करंट इस रास्ते में उतरेगा ही नहीं जब तक उसको बाहर जाने की जरूरत, वापस आने का जगह ना मिले। अब क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई बाय मिस्टेक जो है ये ग्राउंडिंग जो है दोनों एंड पर कर डाला, ये बाय मिस्टेक यहाँ भी ग्राउंडिंग कर दिया और बाय मिस्टेक यहाँ भी ग्राउंड। तो क्या हुआ कि यहाँ जो न्यूट्रल का इम्बैलेंस करंट डेवलप हुआ, उसके पास इस रास्ते से जाने के अलावा एक और रास्ता है। वो क्या है जाने के लिए? यहाँ से।
उसके पास यहाँ से एक रास्ता है जाने के लिए और वो इस रास्ते को चूज़ करता हुआ भी जाता है, मतलब कुछ करंट इससे भी जाता है और कुछ करंट इससे भी जाता है। मतलब अगर आपके सर्किट में, सिटी के सर्किट में ग्राउंड का करंट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स कि अर्थिंग जो है मोर देन 1 पॉइंट पर कर दी गई है। दूसरी बात कि अगर अर्थिंग मोर देन 1 पॉइंट पर की गई है तो स्पूरियस ट्रिपिंग होने की संभावना भी एक्सटर्नल फॉल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा होगी। तो आई होप कि जो है ये जो कॉन्सेप्ट है अर्थिंग का, ये इजीली समझ में आ गया होगा। सीटी के फंक्शनैलिटी से उसका रिलेशन, अर्थिंग की ज़रूरत और ड्यूअल अर्थिंग करने से क्या नुकसान हो सकता है, या ड्यूअल अर्थिंग करने के केस में करंट का फ्लो कैसे होता है, नॉर्मल मॉनिटरिंग के कंडीशन में करंट का फ्लो कैसा होता है, रिले को कैसे करंट का सिंबल मिलता है, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट के बेसिस पर रिले कैसे आइडेंटिफाई करता है, ये जानना बहुत ईजी। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर भी करंट ऐसे ही आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा तो रिले जो है अपना स्टैंडर्ड कह रहा है कि भाई जब करंट हमारा ऐसे आएगा तो हम इसको पॉजिटिव मानेंगे। मतलब एक मीटर लगा हुआ है, ये किसी लाइन का, कोई ट्रांसमिशन लाइन या कोई पर्टिकुलर फीडर टाई लाइन का है सिटी का अरेंजमेंट, तो क्या है कि जब पावर जो है P1 से P2, P1 से P2 मतलब बस बार से बाहर, बस बार से बाहर जा रहा है, बस बार से बाहर जब पावर जा रहा है तो S1 और S2 हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल पे होंगे रिस्पेक्टिवली। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग करंट ऐसा आउटपुट आएगा और यहाँ इनपुट आएगा। तो ये मीटर भी कहेगा कि करंट का मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव है, मतलब बस बार से बाहर पावर जा रहा है ना। लेकिन अगर मान लीजिए वही टाई लाइन या वही ट्रांसमिशन लाइन से पावर इम्पोर्ट करना चालू कर दिया तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, P2 से P1 हो जाएगा, P2 से P1। तो जो ये इधर की ओर करंट जा रहा था, अब करंट क्या होगा, इधर की ओर जाने लगे। करंट का फ्लो पहले ऐसे लेफ्ट टू राइट हो रहा था, अब क्या होगा, लोड से सिटी की ओर हो जाएगा। अब हुआ कि उल्टा कैसे आ जाएगा, ये तो जनरेटर नहीं, ये जनरेटर नहीं है, सोर्स यही है, लेकिन इसमें करंट का डायरेक्शन जो है पहले जो ऐसे आउटगोइंग जा रहा था, S1 जो था हाई पोटेंशियल पे था S2 के रिस्पेक्ट में, अब जो है S2 हाई पोटेंशियल पे S1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा कि करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा और यहाँ करंट का डायरेक्शन आउटपुट हो जाएगा। तो जब इसमें करंट का डायरेक्शन जो है उल्टा दिखेगा तो उसी को मीटर जो है नेगेटिव करंट दिखाएगा, जिससे कि आसानी से पता चलेगा कि ये जो है हमारी इम्पोर्ट की कंडीशन है, इम्पोर्ट हो रहा है पावर, और ये जो है हमारा एक्सपोर्ट का कंडीशन है, ठीक है ना, ये एक्सपोर्ट का कंडीशन है। तो ये बहुत कंफर्टेबली आइडेंटिफाई हो सकता है। और सब जो है एक आउटगोइंग फीडर मानते हुए, हर फीडर को बस बार से, आउटगोइंग फीडर को आउटगोइंग मानते हुए, हर जो फीडर कनेक्टेड है बस बार से उसको हम आउटगोइंग एज्यूम करते हुए जो है स्टैंडर्ड बनाते हैं। ये कन्वेंशन है बेसिकली, ताकि जो है स्टैंडर्डाइज तरीके से समझ में आए पावर फ्लो का डायरेक्शन और अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन डिजाइन कर सकें। अब वह प्रोडक्शन कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा, तो क्या हर बार सेटिंग बदलेंगे, क्या नहीं, हर बार सेटिंग नहीं बदलेंगे, हम आउटगोइंग फीडर की तरह ही डिज़ाइन करेंगे और रिले में ही जो है फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में प्रोडक्शन की बात होती है, तो हम उसमें से एक सेलेक्ट कर देंगे। हम डिज़ाइन ऐसा ही किए सिटी को, और जब अगर कोई हमारा डिफ़ॉल्ट इनकमिंग है, जैसे ट्रांसफार्मर के एलवी के लिए कोई व्यूअर पूछ रहे थे हमारे, तो क्या है कि जो ट्रांसफार्मर का एलवी है वो 33 के वाले 132/33 का ट्रांसफार्मर है। तो इस ट्रांसफार्मर का जो एलवी है, जब ये 33 kV के बस बार में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनकमिंग हो जाएगा बस बार के लिए। तो क्या होना चाहिए कि इसका जो मीटर है वो नेगेटिव पावर शो करना चाहिए, मतलब बस बार में पावर आ रहा है, जबकि डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन क्या है, बस बार से पावर बाहर जाने के लिए डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन होता है, तो नेगेटिव शो करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि भाई अगर आपको करना है तो नेगेटिव शो कर रहा है तो आप रिवर्स डायरेक्शन का प्रोडक्शन इनेबल कर दीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर फीडर में जो है पावर हमेशा रिवर्स ही होगा, तो उसमें जो आप रिवर्स कर दीजिए। अब रहा कि सिंक्रोनाइज सिस्टम होता है ट्रांसमिशन लाइंस में, उसमें कभी आउटपुट भी जाता है, कभी इनपुट भी आता है, कनेक्टेड लाइंस रहते हैं, जब जिधर पावर के रिक्वायरमेंट या वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए पावर कभी एक्सपोर्ट भी होता है, कभी इंपोर्ट भी होता है। वैसे केस में क्या है, तो वैसे केस में क्या है कि हर सब स्टेशन जो है अपने अपने एंड से आउटगोइंग के लिए डिज़ाइन कर देता है और एक पर्टिकुलर जोन 4 होता है उसको रिवर्स डायरेक्शन में डिज़ाइन करता है। तो ये जो है रिले का प्रोडक्शन वगैरह अगर कहीं आगे देखेंगे तो उसमें जो हम लोग देख लेंगे। अब जो है इसको हमको लगता है कि आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।